अस्सलामुअलैकुम। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे अक्टूबर नवंबर 2023 उसका वेरिएंट 11। हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। मैं आपके साथ 21 से स्टार्ट करूँगा। कहता है 5 ग्राम सैंपल ऑफ एनहाइड्रस ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट loses 3.29 ग्राम मास। इसका मतलब गैसेस की बात कर रहा है। लॉस इन मास का मतलब गैस। आपको याद होगा मैंने क्लास में आपसे एक बहुत आसान चीज़ बताई थी कि यार एक तो इक्वेशन याद रखो, मोल रेशियो याद रखो, और जो एक मोल से लॉस इन गैस है वो याद रखो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट का जर्नल फार्मूला होता है MnO3 टेकन ट्वाइस। ये सब आपको क्लास में बता चुका हूँ बेटा। ये सॉलिड होता है, ठीक है। ये देगा मेटल ऑक्साइड सॉलिड 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। कुछ चीज़ें आप याद रखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गैसेस होती हैं इनका टोटल मास होता है 108, याद रखिए। इसी तरह एक नाइट्रेट का मास होता है 62, ठीक है। तो अगर आपको दो नाइट्रेट का मास हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ये आपको याद रखना है, इससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये बात पता है कि एक मोल कोई भी ग्रुप 2 का मेटल नाइट्रेट अगर डिकम्पोज होगा तो लॉस इन मास हमेशा 108 ग्राम होगा। हमें ये बात पता है कि एक मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, पता है। अब देखो मैं कितने आराम से क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा 5 ग्राम मेटल नाइट्रेट से लॉस इन मास आ रहा है 3.29 ग्राम। अगर 108 ग्राम का लॉस होगा तो वो जो मास होगा वो एक मोल का मास होगा, और एक मोल के मास को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपको याद होगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास M NO3 टेकन ट्वाइस का टोटल मास आ जाएगा। करके देखते हैं। 108 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3.29, ये आ गया मेरे पास 164। या तो ये 164 इनमें से किसी पूरे पूरे नाइट्रेट का मास होगा या फिर किसी मेटल का मास होगा। अब वो मेटल का मास पूछ रहा है, यानी मेटल की आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है। तो बेटा अगर मैं 164 में से नाइट्रेट हटा दूंगा तो मेरे पास मेटल का मास आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल खोलूंगा, आंसर। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई एक नाइट्रेट का मास होता है 62, तो बेटा दो नाइट्रेट का मास हो जाएगा 62 इंटू 2 इज 124। माइनस कर दो 164 माइनस 124, 40। अब चेक करें 40 मास किस मेटल का है इन चार ऑप्शन में? बी का बेटा। पीरियोडिक टेबल खोल के देख लें, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ये बेसिक बातें जो मैंने क्लास में नसीहत भी करता हूँ याद रखी होंगी ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ख्याल रखा करें थोड़ी छोटी चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता हूँ। इन दिस क्वेश्चन Q रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ग्रुप 17 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। विच एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ वोलाटाइलिटी डाउन द ग्रुप 17 इज करेक्ट। आपको पता है ना, ऊपर से नीचे आते हुए वोलाटाइलिटी डिक्रीज होती है, कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। आगे चेक करें क्या बोलता है। ए इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर।
यस, द राइट आंसर इज ए। तभी तो वोलेटिलिटी डिक्रीज होती है। आगे पढ़ लेते हैं अपनी, जैसे किसी कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा हो, सर वो मैंने तो बी पे टिक लगाया था, सी पे टिक लगाया था, बता देता हूँ चले। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होती ही नहीं है नॉन पोलर के अंदर। द बॉन्ड एनर्जी का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। द फर्स्ट हाशियन एनर्जी का वोलेटाइलिटी से ताल्लुक ही नहीं होता, तो हटा दो। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। देखो बेटा, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ याद रखा करो, एमसीक्यूज के अंदर ना ज़रूरी नहीं है हर आंसर रॉन्ग हो। रॉन्ग भी हो सकता है और इररिलेवेंट भी हो सकता है। तो कभी कभी वो करता क्या है, रॉन्ग नहीं देता, चीज़ें सही देता है, बट रिलेवेंट नहीं होती उस क्वेश्चन से। सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विच स्टेटमेंट अबाउट द हेलोजेंस एंड हेलाइड्स। ये भी ग्रुप 17 का ही हो गया, हेलोजन और हेलाइड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हेलोजेंस और बेटा हेलाइड्स। ओके। ब्रोमाइड आयन रिएक्ट टू फॉर्म वाइट पीपीटी। क्या ब्रोमाइड वाइट पीपीटी बनाता है? जी नहीं, क्रीम पीपीटी बनाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो ए गलत हो गया। ब्रोमीन डज नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन। क्या ब्रोमीन क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर सकता है? जी नहीं। ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस। ब्रोमीन इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं कर सकता। तो क्या बोल रहा है ये? ब्रोमीन डज नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एडेड टू द सोडियम। नहीं, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्लोराइड के साथ आपने ब्रोमीन डाल दी, नहीं होगा। तो राइट आंसर इज बी। तो ये सही कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट। ये सही बोल रहा है। आगे चलता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 पे। इफ अमोनियम सायानेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द ओनली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देखो, ओनली प्रोडक्ट का मतलब साथ में कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, अमोनियम साइनाइड को हीट किया और ओनली प्रोडक्ट जो है वो इज यूरिया है। ये दे दिया यूरिया, नो अदर प्रोडक्ट। फिर बोल रहा है नो अदर प्रोडक्ट आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सायानेट आयन? देखो बेटा, अमोनियम का तो आपको पता है, अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है? NH4+। वो आपसे पूछ रहा है सायानेट का क्या फॉर्मूला होगा। आसान तरीका बताता हूँ, इसको गौर से देखिएगा। लुक एट हियर। पहले मुझे बताएं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, CON2H4, है ना? इसमें से अमोनियम हटा दो, चलो, NH4 अमोनियम हटा दिया। बताओ क्या बच गया? बचा क्या? OCN। ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। अब सोचो, अगर ये अमोनियम है तो ये क्या हो जाएगा? सायानेट। राइट आंसर इज। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला? यार उसने लिखा हुआ है ना, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब है कोई और चीज़ है ही नहीं उसमें, सिर्फ यही है तो और कुछ है ही नहीं उसमें। तो अमोनियम सायानेट बेसिकली ये होगा। तो सायानेट का फॉर्मूला होना चाहिए सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 25। Hexamine is a crystalline solid used as a fuel in portable stove. ठीक है। The diagram show the skeletal structure. Okay. What is the empirical formula? पूछ रहा है। पहले तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट अ कार्बन, तो कार्बन हो गए 6। हाइड्रोजन देख लो, 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो ये हो गए 2 और 2 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 2 6। तो H12 हो गया। नाइट्रोजन कितने हैं? 4। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसने क्या पूछा है? एम्पिरिकल। इस सिंपलेस्ट बना लो, तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। डन। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। उसने एम्पिरिकल पूछा है, तो राइट आंसर मस्ट बी द डी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, एम्पिरिकल पूछा है, सिंपलेस्ट कहाँ है? ये रहा, बी आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिएगा।
द कंपाउंड एस्पार्टेम इज वाइडली यूज एज अ स्वीटनर इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एस्पार्टेम इज कायरल, देर आर नो कायरल कार्बन इन C6। इसमें कोई कायरल नहीं है, खुद बोल दिया उसने। हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, नज़र आ रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और कोई है ही नहीं। कायरल कार्बन निकालना मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है क्लास के अंदर भी। इज बेस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन द मॉलिक्यूल। देख रहे हैं आप, बदतमीजी है ना इसकी। H C C C H2 CH2। अब ना टाइम ज़ाया कर रहा है तुम्हारा एग्जामिनर, कुछ नहीं कर रहा। CH और 2 CH3, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। वैलेंसी सेटिस्फाई करो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। और तो कुछ है नज़र आ रहा है, देखो CH ये रहा, उसके बाद है C ये रहा, फिर है CH2 ये रहा, फिर है CH2 ये रहा, फिर है CHC। ओ देखा, गलत कर दिया। और ये टाइम ज़ाया करने वाला है, समझ रही हो, टाइम ज़ाया कर दो उधर, मेरे साथ तुम भी टाइम ज़ाया करो। CH, उसके बाद है C, फिर 2 CH3, देख रहे हो, एक और दो, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। अब गिनो, गिनो, चलो आओ गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सिग्मा बॉन्ड होगा 19। ठीक है, अच्छा 19 एक ही ऑप्शन है ये रहा। पाई बॉन्ड होंगे 3, क्यों होंगे 3, सुनो, इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाए हैं और इस डबल बॉन्ड के अंदर 1 पाए है, तो कितने हो गए, 3। राइट आंसर इज डी। तो लिखना है, मतलब ये कोई सवाल नहीं है, पता नहीं क्यों सवाल बना दिया, सवाल बस, सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, मुझे नहीं लगता है किसी ने मुझसे पूछा है आज तक मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा है सवाल, बट एक फ्लो में आ रहा है तो करके दे रहा हूँ। द हाइड्रोकार्बन C17H36 कैन बी क्रैक्ड, क्रैकिंग कर सकते हैं। विच कंपाउंड इज लीस्ट बोल्ड किया हुआ है, लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। डी, जरा सोचो, गौर से देखिएगा, इसमें से क्या चीज निकल गई, CH2। क्या क्रैकिंग के अंदर कोई CH2 ब्रेक होके निकल सकता है? पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्रैकिंग तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। कौन से 3? अल्केन, अल्कीन और हाइड्रोजन। तो CH2 ना अल्केन है, ना अल्कीन है, ना हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं है। तो ये इस प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने के चांसेस ना होने के बराबर है। ठीक है, और बाकी सब तो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। विच कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर मास 84, पहली बात, एंड विल रिएक्ट विद HBr टू गिव अ प्रोडक्ट। अब देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारे के मॉलिक्यूलर मास निकालने जरूरत नहीं है, पहले तो सॉर्ट आउट करो ना चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल, इनमें से कौन से कंपाउंड हैं जो HBr से रिएक्ट नहीं करेंगे? अल्कीन्स HBr से रिएक्ट करते हैं, तो जो अल्कीन नहीं है उन्हें हटा दो। A हट गया और C हट गया। अब B और D में से कोई एक आंसर है, तो पहले तो ये चेक कर लो 84 किसका मास है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अल्कीन है, तो C7H14 का मास निकाल लो। कैसे निकालोगे? 7 इंटू 12 प्लस 14, ये आ रहा है 98, यानी 84 नहीं है, तो बी भी गया, डी आंसर होगा। खत्म, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। आ जाओ इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, C6 अल्कीन है तो H12 होगा, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इज 84, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। बीटा कैरोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट, ठीक है, लंबा सा कंपाउंड दे दिया। बीटा कैरोटीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। When individual molecules of beta carotene is oxidized in this way, many product molecules are formed। जाहिर बात है, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 हर जगह का डबल बॉन्ड ब्रेक कर देगा। और डबल बॉन्डेड कार्बन अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक देगा, और अगर दो से जुड़ा हुआ है तो कीटोन देगा, और अगर किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, ठीक है। तो व्हेन एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ बीटा carotene is oxidized in this way, many product molecule are formed, ठीक है। How many of these product molecule contain ketone functional? इसमें से कितने मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें कीटोन होगा? मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ये देखो, दिस डबल बॉन्डेड कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू टू मोर कार्बन, है ना, तो ये हो जाएगा कीटोन। इसी तरह ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? दो से, तो जब यहां से टूटेगा तो ये कीटोन देगा। फिर ये वाला यहां से भी टूटेगा तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये पूरा जिसमें कीटोन नजर आ रहा है। आगे देखो, अच्छा अब इसको मैंने यहां से तोड़ा, अब दोबारा देखिएगा, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये भी कीटोन देगा। क्यों? डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली अटैच विद टू मोर कार्बन, तो ये हो गया सेकंड कीटोन, और ये हो गया मेरा पूरा सेकंड मॉलिक्यूल। दो हो गए, थर्ड पे आ जाओ। यहां से तोड़ो बेटा इसको, यहां से तोड़ो बेटा इसको, अब दोबारा देखिएगा, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन दो कार्बन से अटैच है, कीटोन देगा, तीन कीटोन होगा है, और ये पूरा एक मॉलिक्यूल अलग हो गया, ठीक है। आ जाओ, इसे देखिएगा बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, यहां से तोड़, यहां से तोड़, यहां से तोड़, यहां से तोड़, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कीटोन देगा, चार कीटोन हो गए, यो 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 यो, चार कीटोन हो गए। और बेटा जो मॉलिक्यूल होगा ये प्रोडक्ट ये हो गए, चार हो गए। अब आ जाओ दोबारा, ये हो गया पांचवा, ये देखिए, ये यहां से देगा, और ये हो गया बेटा सिक्स्थ, ये वाला कार्बन सिक्स्थ हो गया बेटा। और अगर आप इसे अलग करना चाहो तो ये हो गया छः। तो टोटल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कीटोन्स कितने बन रहे हैं? 6। The right answer is 6. क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूँ। 1,1-dichloropropane reacts with aqueous sodium hydroxide in a series of steps to give propanol। ये हेलोजिनो अल्केन है, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप? तो बेटा हेलोजिनो अल्केन के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डी आंसर। और बोलो, सिर्फ नॉलेज बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। प्रोपेनोइक एसिड कैन बी मेड फ्रॉम ब्रोमोईथेन। प्रोप का मतलब तीन, ईथ का मतलब दो। अब बताओ, अगर दो से तीन कार्बन करने हो तो कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होगा? नाइट्राइल रिएक्शन। यूज टू स्टेज सिंथेसिस, ठीक है। विच पेयर इज मोस्ट सुटेबल? हो गया आसान, जिंदगी में सुकून। ये देखिए बेटा, यहां कर देता हूं 1 2, ये ब्रोमो 1, ये हो जाएगा साइनाइड। उसके बाद इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, प्रोपेनोइक एसिड दे देगा। तो यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड इन इथेनॉल, और यहाँ हो जाएगा H+ आयन के साथ हीट।
जब आप नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक स्टेप में कार्बोक्सिलिक बन जाता है, तो सही है। इसका मतलब है ये स्टेप 1 ये स्टेप 2 ढूंढ लो। हाइड्रोजन साइनाइड तो एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए यूज़ होता है। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, पोटेशियम साइनाइड ये रहा, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टेज 2 हो गया, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस। राइट आंसर मस्ट बी द डी। तो पहले नाइट्राइल ऐड करो, फिर उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा और कार्बन चेन एक्सटेंड हो जाएगी। और आपको याद है ना, की पॉइंट में बताया था, वेन एवर यू नीड टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इट मस्ट अंडरगो नाइट्राइल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूँ। एल्कोहल एक्स गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब है उस अल्कोहल में CH3CHOH होना चाहिए, ख़त्म बात। चेक करो इन चारों में से कितने अल्कोहल में CH3CHOH है। ये रहा CH3, ये CH और ये OH। D इज द राइट आंसर, बाकियों में है ही नहीं CH3CHOH। तो आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव किन दो तरह के अल्कोहल्स में आता है, एक प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल और एक सेकेंडरी अल्कोहल में CH3CHOH वालों में। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, ठीक है, ethoxide ion are produced. When water reacts with sodium metal, hydroxide ion are produced, ठीक है भाई। अल्कोहल भी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, वाटर भी सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। विथ स्टेटमेंट अबाउट दीज रिएक्शंस एंड ethoxide ion and the ethoxide ion is correct. Okay. At the same temperature, the rate of reaction between sodium and ethanol is greater than that of between sodium and water. ये दोनों की जाहिर बात है ग्रुप 1 के मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो आप तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ही नहीं पाएंगे। जाहिर बात है इतने विग्रस रिएक्शन होंगे, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। फिर बगैर डेटा के आप ये बातें कर रहे हैं, सब बकवास है। ग्रुप 1 आर हाईली रिएक्टिव, सो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, उनके रेट ऑफ रिएक्शन आप मेजर ही नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन करना फजूल है, रिलेवेंट बात नहीं कर रहा है। बी पे आओ। CH3CH2O इज ए स्ट्रॉन्गर बेस। बेस का मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन OHI ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है, ऑफ इथाइल ग्रुप। बी इज द राइट आंसर। क्यों? ये अल्काइल इलेक्ट्रॉन पुशिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो अगर ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा, तो ये रेडिली H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है ना भाई। अगर आप नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कर देंगे तो वो पॉजिटिव को रेडिली एक्सेप्ट करेगा, रेडिली अट्रैक्ट करेगा ना, तो ज़्यादा अच्छा बेस हुआ क्योंकि रेडिली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यही तो कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्गर बेस है देन OH-। OH- भी अट्रैक्ट कर सकता है, बट OH के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाने वाला कोई ग्रुप नहीं है ना, इसमें ज़्यादा है। इसे आप A2 में और डिटेल से पढ़ते हैं। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बदतमीजी की है आपके साथ, क्योंकि हम लोग कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ वगैरह कंपैरिजन A2 में पढ़ाते हैं, AS में नहीं पढ़ाते हम लोग। तो कहीं से भी सवाल उठा के दे देता है। अब मसला ये है कि अगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको A2 में दूंगा, AS के अंदर नहीं। हम लोग कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं करते AS लेवल में, यानी सिलेबस का पार्ट नहीं, A2 में है। बट थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइंग, तो उससे समझ आ जाती है। बेस किसे कहते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर को। प्रोटॉन एक्सेप्टर वही होगा ना जिसमें रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर होगी, दैट्स इट, इसलिए बी होगा। अच्छा बाकी देख लेते हैं ताकि आसान हो जाए। द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज एन ईथोक्साइड आयन इज डीलोकलाइज। जी नहीं, डीलोकलाइज का मतलब घूम फिर रहा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इट इज ईजियर टू डीप्रोटोनेट इथेनॉल एज इट इज मोर एसिडिक देन वाटर। याद है, वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर सपोज करो आपको आंसर ना समझ में आ रहा, तो अब इस क्वेश्चन को आप किस टेक्निक से सॉल्व करेंगे, रिमूव द रॉन्ग आंसर।
तो ए सी डी आर ऑब्वियसली रॉन्ग। व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज बी। तो आई नो स्मार्ट बच्चों ने इसको इसी तरीके से किया होगा। 35, menthol is naturally occurring alcohols, ठीक है। when menthol is heated with concentrated sulfuric acid it react, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है। एलिमिनेशन का मतलब एक कार्बन से OH हटाओ और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से H हटाओ। द प्रोडक्ट्स फॉर्म इंक्लूड कंपाउंड टी, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टी? देखो दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके, पॉसिबिलिटी दो है, तीसरी कुछ है ही नहीं। लुक एट हियर, एक पॉसिबिलिटी ये है, देखिए यहां डबल बॉन्ड आ जाए। एक पॉसिबिलिटी और है, यहां डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। OH हटाया तो एडजेसेंट दो है ना, तो कहीं से भी अच्छा हटा सकते हैं। तो या तो ये आंसर है टी या फिर ये आंसर। चेक कर लें दोनों में से कोई नजर आ रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है, डी आंसर हो गया। अच्छा इसने किया क्या, ऐसे फ्लिप कर दिया है, और से देखें इस वाले कंपाउंड को, इसने क्या किया, इस कंपाउंड को ऐसे फ्लिप कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस येलो ऑरेंज पीपीटी व्हेन एडिड टू 2,4-DNPH? 2,4-DNPH कार्बोनाइल का टेस्ट होता है, कार्बोनाइल। ये कार्बोनाइल नहीं है, ये एस्टर है मतलब कार्बोनाइल नहीं है, ये एसिड है मगर कार्बोनाइल नहीं है, ये कीटोन है बेटा, कीटोन कार्बोनाइल होता है। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा बेटा, ethanol undergo an addition reaction with HCN in the presence of hydrogen cyanide, nucleophilic addition. Which row identify the type and the name of the product? तो पहले तो नेम पे चला जाऊं, ये देखो CH3COH से सायानोहाइड्रिन क्या बनेगा, पहले वो चेक कर लें। CH3COH और H ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, OH ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन है ना, तो प्रोपन नाइट्राइल। इस कार्बन को इंक्लूड करते हैं, मैं क्लास में भी कई दफा बता चुका हूँ, प्रोपन नाइट्राइल कहते हैं इसको, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो ए हटा दो, बी हटा दो, इनमें से कोई एक आंसर है। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल प्रोपेन नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल ये रहा। राइट आंसर मस्ट बी द सी। कंपाउंड 38 पे आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड X इज शोन। Okay, what is produced when X is heated with sodium hydroxide, alkaline hydrolysis? ये एस्टर है, और से देखें एस्टर की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करनी है, पहले मैं प्रोडक्ट बना दूं फिर बाद में देखूंगा आंसर को। बाद ये हो जाएगा O, जरा बना दूं, नजर आ रहा है ना तुमको बेटा? ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा ये वाला, और यहाँ एल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। अब पहले तो एक काम करते हैं, नंबरिंग करते हैं ताकि पहचानना आसान हो जाए। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोएट हो गया, 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोएट, ठीक है, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी पेंटानोएट, सोडियम पेंटानोएट या पेंटानोएट, ये हो गया। अब ढूंढ लो 1 2 3 4, इसमें तो 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल है, ठीक है, तो गलत हो गया। बी पे आ जाओ, 1 2 3 4, 4 पे हाइड्रोक्सी चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 4 पे ओल लगा हुआ है और 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिएगा
1 2 3 4 5, चेक करें। 4 पे हाइड्रोक्सी है और सोडियम पेंटानोएट हो गया। राइट आंसर मस्ट बी द सी। देखो नंबरिंग करने से कितना आसान हो गया, समझना आसान हो गया ना। राइट आंसर इज सी। ये तो कार्बोक्सिलिक बना रहा है, ये तो वैसे ही गलत है, सॉल्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये मुफ्त के मार्क्स देता है आपको, ठीक है। ये आ गई वेरी ब्रॉड, सॉरी ब्रॉड पीक अराउंड 32। 32 का मतलब हो गया OH ऑफ एल्कोहल, आपको यकीनन अब तो याद हो गया होगा। और 1700 पे कोई पीक नहीं है, इसका मतलब है C डबल बॉन्ड O नहीं है, ठीक है। और अगर भूल जाओ कभी खुदा ना ख्वास्ता तो ये देख लो ना यार, ये रहा, ठीक है। और ये देख लो, ये 32 से 16, ये हाइड्रोक्सी एल्कोहल है, मैंने वैसे ही देख के बता दिया। तो C डबल बॉन्ड O नहीं है और एल्कोहल है। आ जाओ, तो पहले C डबल बॉन्ड O वाली चीज़ें हटा दो। C डबल बॉन्ड O ये रहा, हटा दो। CHO के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर C डबल बॉन्ड O होता है, हटा दो। COOH के अंदर C डबल बॉन्ड O होता है, हटा दो। क्या रह गया? सिर्फ एल्कोहल, सी आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ बेटा। इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड J, the ratio of height of M plus 1 ion peak to the height of M peak is 4:91। ओके, यानी पहले कार्बन निकाल लेते हैं, उसके बाद बोलता है कंपाउंड J forms a carboxylic acid when heated with acidified K2Cr2O7। इसका मतलब ये हो गया J is प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड वगैरह वगैरह। ब्यूटानॉन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, हटा दो। प्रोपन नाइट्राइल को K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, हटा दो। ए ब्यूटानल, K2Cr2O7 इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा, ब्यूटानोइक एसिड। प्रोपन 1 ऑल, क्या K2Cr2O7 इसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ब्यूट का मतलब होता है कार्बन 4 और प्रोप का मतलब होता है कार्बन 3। अब ये कैसे पता चलेगा ए और सी आंसर है? कार्बन निकालने पड़ेंगे, निकाल लेते हैं। M अपॉन M प्लस 1 100/1.1 n, यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, निकाल लो। n is equal to m plus 1 into 100 divided by m into 1.1। n बराबर हो जाएगा बेटा, m plus 1 है 4 into 100 डिवाइडेड बाय m कितना है? 91 into 1.1। देखते हैं C4 आता है या C3 आता है, आंसर आ जाएगा। आप भी करके देख लें। 4 into 100 डिवाइडेड बाय 91 into 1.1, आंसर आ गया मेरे पास 3.99। 4 कार्बन 4 है तो सी गलत हो गया, राइट आंसर इज ए। दुआओं की खास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।